अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। टीवी शो में मुतनाज़ गुफ्तगू का मामला इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा मौजूए बहस है। टीवी शो में मुराद सईद के हवाले से जो कुछ कहा गया वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है, कंडेमनेबल है। सोशल मीडिया पर खातून अव्वल के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया वो भी काबिल मुजम्मत है। इस बहस में ना सिर्फ सहाफती बल्कि माशरती अक़दार की भी धज्जियां उड़ाई गई। अगर सियासत में मुग़ल्लज़ात का कल्चर आज काबिल मुजम्मत है तो ये कल्चर कल भी काबिल मुजम्मत था। हम आज भी इस कल्चर की मजम्मत करते हैं और हमने कल भी इस कल्चर के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस का मौजू बदल चुका है। हम आगे चलकर बात करेंगे कि असल में पब्लिक का रियल इशू क्या है। लेकिन आज इस्लामाबाद में सहाफी मोहसिन बेग की गिरफ्तारी और मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर मरियम नवाज शरीफ की ट्वीट ने एक नई बहस छेड़ दी है। मरियम नवाज ने वजीर आजम पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए ट्वीट की और कहा कि आप कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं जिसकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाए और उनको सलाखों के पीछे फेंका जाएगा। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी आईसीयू में बेहोश पड़ी वालिदा का होना चाहिए था, मुखालिफिन की बहनों और बेटियों का होना चाहिए था। नायब सदर मुस्लिम लीग नून के मुताबिक वक्त का पहिया घूम चुका है। इमरान खान साहब, आप जितनी भी रियासती ताकत इस्तेमाल कर लें, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। आपके जराइम की फहरिस्त में अपने मुखालिफिन से इंतकाम लेना ही नहीं, FIA जैसे कौमी और रियासती इदारों को अपने जाती स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करना भी शामिल है। हिसाब तो देना होगा। सवाल यह है कि मरियम नवाज शरीफ को यह बयान क्यों देना पड़ा, आज उन्हें ये ट्वीट क्यों करना पड़ी, उन्हें FIA के इकदामात पर सवालात क्यों उठाना पड़े। मरियम नवाज की बातों से यूं महसूस हो रहा है कि कल कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसा कह रही हैं। असम्बली के फ्लोर से सियासी इज्तिमात तक, सोशल मीडिया से टीवी टॉक शोज तक, हुक्मरान जमात के मेंबरान की जानिब से ऑपोजिशन के अकाबरीन पर इल्जामात, उनकी किरदार कुशी और जुमलेबाजी भी तारीख का हिस्सा है। इस हवाले से माजी करीब में अली अमीन गंडापुर की मरियम नवाज के खिलाफ तकारीर, शेख रशीद अहमद के बिलावल भुट्टो के हवाले से जुमले और एवारे होकर हुकूमती बेंचेस से ऑपोजिशन के अकाबरीन के खिलाफ जुमलेबाजी देखी गई है। हम बोझल दिल के साथ दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन ऑन रिकॉर्ड ताकि सरद रहे और वक्त जरूरत काम भी आए, बोझल दिल के साथ हुकूमती रवैये का हल्का सा पहलू कि माजी में क्या होता रहा है जिसका हवाला मरियम नवाज साहिबा दे रही हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। चाकू नानी मरियम, तू कहती है ना कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं, इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे जो हमारे पैसों पर तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है, ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। इंतहाई कंडेमनेबल, इंतहाई काबिल मुजम्मत। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज मेरा, हमारे नाजरीन और आम पाकिस्तानी का मसला हुकूमती बयानात और मुखालिफिन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि आम आदमी को इस बात से गरज है कि हुकूमत उसे रिलीफ देने में किस हद तक संजीदा है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जारी किया, ऑपोजिशन जमातें ऐवान के अंदर और बाहर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कोशा है। जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से भी अदम एतमाद की तहरीक में ऑपोजिशन का साथ देने के इशारे मिल रहे हैं। इत्तेहादी भी अपनी बैठकें सजा रहे हैं। ऑपोजिशन जमातों, इत्तेहादी और जहांगीर तरीन ग्रुप की आपस में होने वाली मुलाकातों के बाद हुकूमत इस वक्त शदीद तरीन प्रेशर में है, दबाव में है। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और नाकाबिल बर्दाश्त बोझ भी डाल दिया है। हुकूमत के गैर मकबूल फैसले इस वक्त अवाम के लिए अजियतनाक साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने महंगाई के दीगर रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद अब तेल की कीमतों में इजाफे का भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। हुकूमत ने 28 फरवरी तक के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 से 12 रुपए फी लीटर इजाफा किया है। ये पेट्रोलियम मसनूआत की अब तक की सबसे ज्यादा कीमतें हैं और यह इजाफा मुमकिना तौर पर एक ही बार में किए जाने वाला सबसे ज्यादा इजाफा है। इजाफे का मकसद बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF से किए गए वादे के मुताबिक बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों में इजाफे और इजाफी पेट्रोलियम लेवी के इतलाक के असरात को पूरा करना है, क्योंकि अब की बार पेट्रोलियम लेवी वो अनचेंज नहीं है बल्कि उस पर इजाफा किया गया है 4 रुपए कुछ पैसे का। वजारत खजाना के बयान के मुताबिक आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है और ये 2014 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मकामी कीमतें 110 से 120 रुपए फी लीटर के दरमियान थी। सवाल यह कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से आलमी मार्केट है या फिर ये IMF के प्रेशर की वजह से किया जा रहा है। तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में कितना इजाफा हो सकता है, इसका ओवरऑल इंपैक्ट एक कॉमनर पर क्या होगा। लेकिन इन कीमतों के इंपैक्ट से बचने के लिए खुद वफाकी वज़रा की जानिब से एक मशवरा भी दिया जा रहा है। आज शिबलीफ ने एक मशवरा दिया है, वो क्या कहते हैं वो आप भी आपके सामने रखते हैं। मुमकिन हो सके थोड़ा कम फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए और मैं समझता हूँ क्योंकि सख्त वक्त में यही होता है कि ज़िंदगी देखें नॉर्मल नहीं रह सकती है। जब
आपके रिसोर्सेज ना हो, आप इस काबिल ना हो कि आप किस किस चीज़ को सब्सिडाइज करें। गाड़ियाँ वगैरह बहुत रश भी होता है, लेकिन हमें मेरा ख्याल है कोई ऐसा मैकेनिज्म करना होगा टेम्प्रेरी तौर पे कि जिसमें कि ट्रैफिक की जो गाड़ियां हैं जो कि ऑड और इवन नंबर है उसको हम इंट्रोड्यूस कराएं कि कलेक्टिव लोग जा सकें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें। तो ये मुख्तलिफ इक़दाम लेने होंगे। शिबली फराज साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि अगर पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें, और ऐसे मशवरे पहले भी हमें देखने को मिलते रहे हैं कि अगर आटा महंगा हो गया है तो रोटी 2 की बजाय 1 खाना शुरू कर दें। इसी तरह से पता ये चला कि गीज़र जो है वो एक लग्जरी आइटम है, आम आदमी का क्या लेना देना है गीज़र के इस्तेमाल से। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर ये काम करती है बात तो फिर मशवरे भी दे देती है, और ये मशवरा आपके सामने है, इस पर अमल कीजिए या फिर इस पर हंसिए मुस्कुराइए, कम अज़ कम एक ब्रीदर तो है। इमरान खान साहब पहले जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता था, महंगाई बढ़ती थी, तो क्या कहा करते थे, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं। हम ज्यादा लोगों को कम टैक्स करके मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने इकदामात को, बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चीमा साहब, किसी की ज़ात पर हमला करना, उसकी निजी ज़िंदगी पर कॉमेंट करना, खास तौर पर एक ऐसे शख्स की जो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी ना हो, इंतहाई कंडेमनेबल है। जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, मैं तो इस पर बात भी नहीं करना चाहता। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट की है और इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए कहती है कि आप कोई आसमान से उतरी मखलूक नहीं है जिनकी शान में गुस्ताखी करने पर शहरियों के घरों पर धावा बोला जाए, उनको सलाखों के पीछे फेंका जाए। आपकी अहलिया का जो एहतराम है वही मेरी आईसीयू में बेहोश पड़ी वालिदा का होना चाहिए था, मुखालिफिन की बहनों और बेटियों का होना चाहिए था। योर कोई कॉमेंट ऑन दिस? देखें, मरियम साहबा को नहीं पता कि उनकी वालदा का एहतराम किया गया है, पता नहीं क्यों नहीं याद रखती, और इवन मरियम बीबी का भी एहतराम किया जाता है। अगर मरियम बीबी का एहतराम ना किया जाए तो ये बड़ा गंद निकलेगा। मरियम बीबी, मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम नहीं, मरियम बीबी देखें, फ्रैंकली मैं बड़े दुख से बात कर रहा हूँ, हम बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, बीवियों वाले हैं। आप कह लें कि बेनज़ीर साहबा के साथ जो मुस्लिम लीग नून ने किया, नुसरत भुट्टो साहबा के साथ जो कुछ किया, वो बड़ा ही अफसोसनाक था। उस वक्त चलो मीडिया का एक क्वांटम छोटा था, मतलब कुछ लोगों ने देखा, कुछ ने ना देखा, ब्लैक एंड वाइट था, जो कुछ भी था। मुस्लिम लीग नून को आज ग्राउंड रियलिटीज़ का नहीं पता कि आज उनकी लीडर मरियम बीबी जो हैं वो यू कैन से कि एक खातून है, और खातून होना भी एक, आप कह लें कि किसी भी कमीने आदमी के लिए, मतलब कमीने लोगों के सामने एक कमज़ोरी होती है। सो मैं समझता हूँ कि ये अगर आप कमीने के पुत्र आएंगे तो ये नहीं है, किसी की ये मुनाफली नहीं है। बेइज्जती करने पे, कमीना होने पे, कोई बड़ा बुरा होने पे, जवाब देने पे किसी की मुनाफली नहीं है। अटैक करने पे किसी की मुनाफली नहीं है, ना किसी की नेकी पे मुनाफली है, ना किसी की बुराई पे मुनाफली है। सो आप कह लें कि मरियम बीबी को इस बात से बाहर, मुस्लिम लीग नून को स्पेशली, मैं सिर्फ मरियम बीबी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि मरियम बीबी इस गंद को लीड कर रही हैं। चीमा साहब देखिए, ये अनजस्टिफाइड होगा। देखिए चीमा साहब, मैं तो इस पे कमेंट भी नहीं करना चाहता था, यकीन कीजिए, मैं आज इसको प्रोग्राम का मौजू भी नहीं बनाना चाहता। ये बहुत ही बेहुदा गुफ्तगू है, मेरा ख्याल है प्राइम टाइम शोज के अंदर डिस्कस नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज साहिबा की बात यहां तक तो दुरुस्त है उस सूरत में भी कि अली अमीन गंडापुर साहब जब पब्लिकली कुछ बातें करेंगे, जाती तौर पर उनको अटैक करेंगे, जो बिलो द बेल्ट होगा, जब शेख रशीद साहब बिलावल भुट्टो से मुताल्लिक कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हम यकीनन दिखा भी नहीं सकते, ऐसी कंडेमनेबल है। और आज अगर कोई खातून अव्वल से मुताल्लिक कोई ऐसी बात करेगा तो वो भी कंडेमनेबल है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। चीमा साहब देखें, एक तो ये बात है कि आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। नंबर 1 कि वो जलसे में हो, वो कंटेनर में हो, वो स्टेज से हो, वो किसी भी जगह, लेकिन जो स्क्रीन है ये ज़्यादा बड़ा मीडिया है। जो स्क्रीन है ये ज़्यादा बड़ा मीडिया है, इसका एक डिसिप्लिन मीडिया है। आज अगर हम सोशल मीडिया को देखें, या आप कह रहे जलसे को देखें, या निजी गुफ्तगू देखें, वो एक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। और ये जो आपका डिसिप्लिन मीडिया है, जिसने गाइड करना है लोगों को, और जिसने जिम्मेदारी है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, वहाँ आके मैं समझता हूँ कि मीडिया अपना रोल प्ले करे। वहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं जो घटिया गुफ्तगू करते हैं उनको बुलाया ना जाए। दूसरा ये कि रियासत अपना रोल प्ले करे। फिर तीसरा
कैमरा अपना रोल प्ले करे, फिर यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जिम्मेदारी का रोल प्ले करें। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मुझे को गाली दे, मेरी बीवी को गाली दे, मेरी बेटी को गाली दे, यहाँ बैठ के वो वापस चला जाए। मैंने रिएक्ट करना है। देखें मुझे कुत्ता पड़ जाए, मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे कुत्ते को पत्थर मारना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रिएक्शन है वो मैं कुत्ते को पत्थर मारूंगा, ठीक है, या मैं आप कह लें कुत्ते को डंडा मारूंगा, कुत्ते को हाथ से मारूंगा, ठुड्डा मारूंगा, कि वो वहां उस वक्त कोई कहे जी सर आप किसके साथ लड़ रहे हैं। भाई मैं तो अपने सर्वाइवल है, बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, दोनों तरफ से जस्टिफाइबल नहीं है, ये तो मैंने कह दिया, और यकीनन इस पे फिर ऑब्वियसली रिएक्ट किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली करते हुए भी आपको सोच लेना कल को इसका रिएक्शन आ सकता है। अब उस मौजू पर बात करते हैं जिस पर एक्चुअली हमें आज बात करनी चाहिए थी चीमा साहब, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, क्या ये ऑपोजिशन के नैरेटिव को पर्टिकुलरली एट दिस पॉइंट इन टाइम तकवीयत नहीं देगा? देखें ये अपोजिशन का नैरेटिव है क्या, पहले तो ये बता देना मुझे। अपोजिशन का नैरेटिव ये है कि हम लोगों ने आप कह लें परफॉर्म नहीं किया, हम लोग परफॉर्म कर नहीं सकते। ये नैरेटिव गलत है, अपोजिशन का ये नैरेटिव गलत है। हमने आप कह लें कि इन मुश्किल हालात में दुनिया के सिर्फ 10 मुल्क, ये 12 मुल्क हैं जिनकी 3 साला कलेक्टिव ग्रोथ 12%, 10% से ज़्यादा है। हम उनमें से एक हैं। हम 3 आप कह लें कि जो दुनिया में ऑडिट हुए कोरोना के, तीनों में फर्स्ट थे या सेकंड थे या थर्ड थे। कन्फ्लिक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग का लोगों को यहाँ नहीं पता था। हमारी गवर्नमेंट को ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जो है इसकी लीडरशिप मिली, ये हमने ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, और क्लाइमेट चेंज के मिनिस्ट्री को आपको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी देना चाहिए था। चीमा साहब देखे ना, पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा हुआ शख्स जो रिफ्यूलिंग के लिए गया है, अगर ये लॉजिक्स आप उसके सामने रखेंगे तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? एक कॉमनर जो आपका वोटर सपोर्टर है, अब क्या वो इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाएगा 160 रुपए फी लीटर पेट्रोल डलवाते हुए? ये 4 सालों के 14, 12 और आप कह लें कि 8, ये महंगाई बढ़ी है पीपल्स पार्टी के दौर में। मुस्लिम लीग नून के 3 अदवार गुजरे हैं। 3 अदवार में एक बार महंगाई बढ़ी है 11%, एक बार बढ़ी है 8% और एक बार बढ़ी है 5.5%। सर देखें, आई डोंट वांट टू गो इनटू द कंपैरिजन सर, अगर ये कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे लोग तो आपसे कंपैरिजन होता है, नहीं कंपैरिजन नहीं। हाँ हमारे दौर में 3 साल में जो महंगाई बढ़ी है, ये हमारे दौर में 3 साल जो महंगाई बढ़ी है ये आप कह लें कि 9.5%। सारी फिगर उठा रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की। आप अभी भी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट देख लेंगे, सीपीआई क्या है सर। जी मैं उसी की दे रहा हूं ना, मैं उसी की दे रहा हूं भाई। लेट्स मेक इट सिंपल। देखिए अभी आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं कि खान साहब ये जरा महंगाई के ऊपर तवज्जो करें, अब इसको कम करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ऐसे में जब ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रही है या मार्च ला रही है पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को, तो मेरा सवाल तो वही है जो मैंने बिगिनिंग में आपसे किया, बड़ा सादा सा है कि ऑपोजिशन का यही बयानिया है ऑब्वियसली राय आमा हमवार करना, तो राय आमा मजीद हमवार नहीं होगी, इसको तकवीयत नहीं मिलेगी। अच्छा मेरे पास शीशा मैंने शीशा पकड़ा हुआ है, वो मैं बिलावल को जरूर दिखाऊंगा कि बिलावल आपके नाना अबू ने 14% महंगाई की थी, आपकी मामा ने एक बार की 12%। इससे गरीब आदमी के लिए महंगाई कम तो नहीं हो जाएगी सर? देखें यार, देखें मेरे पे जो इतराज कर रहे हैं मैं उसको पूछना चाह रहा हूं कि आपने क्या किया था। आपकी भी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी तो मजबूरी ज्यादा है। पब्लिक जब पूछेगी तो यही जवाब आप पब्लिक को भी देंगे, पब्लिक को भी यही जवाब होगा कि असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया। ये हकीकत है भाई आप मेरी जेब काट के ले जाएं, भाग रहे हैं वो खुशी से नाच रहे हैं। पहले साल में तो ये जेब में पैसे नहीं है, ये रिबटल समझ में आता था, लेकिन 4th ईयर के अंदर यही रिबटल होगा तो आप नहीं मानेंगे। रिहान प्लीज मुझे बात करें, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने आप मेरी जेब से पैसे निकाल लें, पैंट कोट पहन के आप टाई के साथ बाहर सामने खड़े होकर कहें चीमा साहब जेब में पैसे नहीं, मैं कहूँगा चोर तो मेरा ये है आपके सामने खड़ा है। भाई मैं कहूंगा, क्यों नहीं कहूंगा? मैंने देखे ये चीमा साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि चौथे साल में भी आपके पास यही जवाब है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग क्योंकि चोर थी इसलिए महंगाई हो रही है, यही जवाब होगा ना सर? भाई 127 अरब डॉलर मैंने देने हैं, 127 अरब डॉलर में मैंने तो अभी तक 4 अरब डॉलर लिया है, मैंने तो सिर्फ 4 अरब डॉलर लिया, 127 अरब किसने लिया है? वो खत्म हो जाएगा चौथे साल में, अगले साल खत्म हो जाएगा या अगले 5 साल में खत्म हो जाएगा? नहीं भाई, वो 127 अरब डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लेट्स बी फेयर सर, लेट्स बी फेयर। ये जब आप कहेंगे तो क्या इसी नैरेटिव के साथ आप अगले 5 साल का मैंडेट ले सकेंगे? क्यों नहीं लेंगे भाई? पैसे देने हैं मैं 12 अरब डॉलर दे रहा हूं सालाना, रिटायर कर रहा हूं, लोगों को इस बात का पता है।
आप समझना नहीं चाह रहे। आपको इकोनॉमिक्स भी आती है, आपको साहब भी आता है, आपको मैथ भी आता है, आपको जमा तफरीक भी आती है, आप अपनी बात नहीं सुनना चाह रहे। चिवा साहब, यही बयानियां लेकर आप 2023 के इंतखाबात में भी जाएंगे कि पीपल्स पार्टी चोर है, नून लीग चोर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं जाऊंगा, मैं जीतूंगा, ये मेरा नैरेटिव है, ये हकीकत है, हकीकत लोगों को समझ आती है। मैं जाऊंगा और मैं जीतूंगा। आप क्या समझते हैं? मतलब आप कह लें कि ये नैरेटिव जो है ये हकीकत है, ये हिस्ट्री। देखें, हिस्ट्री में किसी बंदे ने मुल्क तोड़ा, आज तक वो भुगत रहा है उसको। जिस बंदे ने करप्शन की, जो बंदा शहीद हुआ, उसकी कब्र का फायदा उठा रहे हैं। सब लोग पूछेंगे नहीं कि जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने छोड़ा था $30 अरब का कर्जा था, आज कर्जा कितना है या एक्सटर्नल डेट कितना है, लोग ये नहीं पूछेंगे। फिर इस कर्जे में इजाफे का जवाब कौन देगा? मैंने देना है, इसका इजाफे का जवाब मैंने देना है, डेफिनेटली मैंने देना है, मैं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा? फिर जस्टिफाइड होगा, बढ़ेगा जहां मेरी नलायकी से जवाब मैंने देना है। नहीं जी, जहां मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूंगा, लोग उसको मुझे उसी हिसाब से डील करेंगे। जहां मैं जस्टिफाई करूंगा, लोग जस्टिफाई होंगे। मुझे आप जस्टिफाई नहीं कर रहे, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। देखें, मैं बात सवाल आपके बेसिकली, देखें, मैं आपके कटहरे में नहीं हूं, मैं अवाम के कटहरे में हूं। इस वक्त जो आप सवाल मुझे पूछ रहे हैं, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बेसिकली मैं अवाम को सेटिस्फाई कर रहा हूं। अवाम को जब मैं कर रहा हूं, तो आप मुझे दरमियान में टोकते हैं, तो मुझे वहां दुख होता है कि यार ये मुझे बात नहीं करने दे रहे। मैं अवाम तक बात पहुंचा रहा हूं, आपको तो नहीं पहुंचा रहा। बेसिकली मैं अवाम तक बात पहुंचा रहा हूं, वहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं रेहान तारक को, ये चैनल 24 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए चिवा साहब, मैं अवाम से बात कर रहा हूं। लेट पब्लिक डिसाइड देन कि वो क्या फैसला करते हैं। फिर ऑब्वियसली ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सर। ये मैं कह रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और पब्लिक तो देख रही है, फैसला आवाम ने करना है। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इत्तेहादियों की बैठकें हो रही हैं, अदम एतमाद के इशारे भी हैं, इत्तेहादियों की बैठकों में क्या बातें हो रही हैं और क्या डिसीजन इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमती अपने लोग ले रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। ऑपोजिशन की जानिब से इत्तेहादियों से राब्तों के बाद और मुमकिन अदम एतमाद की तहरीक के सामने बंद बांधने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने आज वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और उन्हें शाबाशी दी है। साथ ही पंजाब हुकूमत ने MPS को तरक्याती फंड्स के इजरा पर भी मुशावरत शुरू कर दी है। उधर आज हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेटर्स का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की जानिब से राब्तों पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के एक्टिव होते ही जहांगीर तरीन ग्रुप भी खासा मुतहर्रिक हो गया है। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में जहांगीर तरीन ग्रुप बेशतर अरकान का कहना था कि हल्कों में तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत कमजोर है, बल्दियाती इंतखाबात में मजबूत शख्सियात पीटीआई का टिकट लेना पसंद नहीं करेंगी। इजलास में तरीन ग्रुप का अदम एतमाद की तहरीक बाज़ाब्ता पेश होने पर सामने आने का फैसला भी किया गया है, जबकि अरकान ने तहरीक पेश होने तक सियासी कार्ड्स सीने से लगाए रखने का मशवरा भी दिया है। ताहम हतमी फैसले का इख्तियार जहांगीर तरीन को दे दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अदम एतमाद की तहरीक पेश होने पर तरीन ग्रुप अपोजिशन का साथ दे सकता है, क्योंकि इजलास में बेशतर अरकान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में नून लीग के साथ खड़े होने की तजवीज़ दी है। इजलास में कहा गया है कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, और फैसले में फैसला किया गया है कि सियासी जमातों की जानिब से राब्तों की हौसला शिकनी नहीं की जाएगी। जहांगीर तरीन ग्रुप की अक्सरियत ने खुलकर सियासी मैदान में आने का इंदिया भी दे दिया है। अरकान का मौक़िफ़ था कि वक्त आ गया है कि हुकूमत मुखालिफ लाएअमल जाए, जबकि झंग की अरकान असम्बली ने आज़ाद हैसियत बरकरार रखने का मशवरा दिया है। सियासी माहौल क्या है इस वक्त, बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन तजज़ियाकार सना बुचा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सना बुचा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ज़ोहरानो, असरानो और ईशाइयों का मौसम है। गुज़श्ता रोज़ भी एक इशाइया हुआ है ऑन चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर। आज काफ लीग जो है वो सर जोड़े बैठी है, मुशावरती इजलास उनका भी स्केड्यूल्ड है। ये कहिएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो ऑन चौधरी की रिहाइशगाह पर जहांगीर तरीन ग्रुप मिला है, क्योंकि जब वो अपोजिशन से पूछते हैं तो अपोजिशन कोई भी चीज़ रिवील नहीं करती, वो कहते हैं कि सरप्राइज़ है। ऑन चौधरी साहब से आज हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि हिकमत अमली ये है कि हम कोई भी बात आउट नहीं करेंगे, ना मीडिया पर आएंगे अभी तक। तो व्हाट इज़ न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इस बैठक के अंदर, पर्टिकुलरली जो ऑन चौधरी साहब की रिहाइशगाह पर सजाई गई, आपके ज़राए क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या फैसला हुआ है? देखिए, फ़ैसला तो बड़ा सिंपल है। 6 से 8 MNAs हैं जो कि जहांगीर खान तरीन साहब को अपनी सपोर्ट देंगे, चाहे वो इमरान खान के हक़ में लेकर आएँ अदम एतमाद या उनके अगेंस्ट लेकर आएँ। तो ये बात तो
बिल्कुल ठीक है। 20 से 30 इनके MPs हैं पंजाब में जो कि ये जो स्प्लिंटर ग्रुप है ये जहांगीर खान तरीन साहब के नॉर्ड पे ही अपना वोट डालेगा। तो ये कहना कि काफ़ली सर जोड़कर बैठ गई है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, बिल्कुल नो कमेंट है। और आप देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन की भी जो कल ओन चौधरी साहब के घर पे बात हुई है उसके आपको बस सरसरी सी बात पता है, लेकिन अंदर के जो मामलात हैं मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक सीक्रेसी, श्राउडेड इन मिस्ट्री एक मामला इस वक्त चल रहा है और ये इसी तरह से चलना है। मेरा ख्याल है ये कॉन्शियस डिसीजन है ऑन एवरीबडीज़ पार्ट कि अपने अपने कार्ड्स को अपने सीने से लगाए रहें और कोई बात ना करें। जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज़ की मैंने कल भी कहा था कि परवाज़ शुरू हो गई है बिल्कुल, और उनका जहाज़ जो है वो फराटे भर रहा है, किसी भी वक्त वो कहाँ से कहाँ जा सकता है। और ये बिल्कुल जहांगीर खान तरीन साहब का बाएं हाथ का खेल है और उनको करना भी चाहिए। वो इसी चीज़ को वो कैपिटलाइज भी करते हैं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो करते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इस वक्त देखें ना, एक सिवाय ऑपोजिशन जो इस वक्त हुकूमत है उसकी जो डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं टू सैल्वेज द गिवन सिचुएशन, एंड इट डजंट हेल्प कि कल आपने पेट्रोल की प्राइसेस रात को बढ़ा दी, 12 रुपए से ज़ायद हो गई। मतलब ये तमाम तर चीज़ें डोंट रियली बोर्ड वेरी वेल फॉर द गवर्नमेंट। लेकिन जाहिर है कि एक उनके डेस्परेट अटेम्प्ट्स आपको मंजर यहाँ पर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी पिछले दिनों अब हम राना सना सब सुन रहे थे कि बिल्कुल नंबर्स बिल्कुल हमारे पास हैं। फिर आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अभी हम होमवर्क कर रहे हैं। तो ये कुछ होता ना, कुछ आप कहते हैं फिर आप कुछ नहीं कहते, फिर आप कह के चुप हो जाते हैं। तो ये पूरी सिचुएशन में इस वक्त कॉन्फिडेंट किसके पास है, अदम एतमाद के नंबर्स किसके पास पूरे हैं, ये जब तक वो अदम एतमाद नहीं आएगा ये हम वसूख से नहीं कह सकेंगे। और ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि इस मामले को डाउन प्ले किया जाए, इस मामले को श्राउडेड इन मिस्ट्री रखा जाए, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह से कहा था मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा, तो शायद उनके ख़तरनाक होने के डर से ज़रा सब खामोशी से इस मामले को कर रहे हैं। और मैं वही कह रहा हूँ ना, सज्जे दिखाते दिखाते आप खब्बे मुड़ जाएंगे। तो अपोजिशन जो है वो आई थिंक इट्स प्लेइंग वेरी वेल आई थिंक इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल ठीक है, सीक्रेसी जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई आप बिटवीन द लाइंस पढ़ें कि क्या है। हम जो कह रहे हैं आप बिटवीन द लाइंस देखें कि क्या हो रहा है। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के साथ को रिपोर्टेडली 20 MPs हैं, 4 MNAs हैं। हमने माजी में भी इस ग्रुप को काफ़ी खासा बासर होते हुए देखा है, लेकिन इसको बासर से बेअसर कर दिया जाता है उस वक्त जब हुकूमत खुद एक्टिव होती है, इनको इंगेज करती है। आज भी खान साहब के डेरे लाहौर में हैं, बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है और आपको पता है कि जो ख़ासतौर पे जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूद MPs हैं उनके मसाइल उनके हलकों के हैं, तरक्याती फ़ंड्स के बहुत सारे इशूज़ हैं। तो आज ये कहा जा रहा है कि तरक्याती फ़ंड्स यानी ख़जाने का मुंह भी खोला जाएगा, इन लोगों को इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर काम कराने के लिए हो सकता है कुछ तरक्याती फ़ंड्स का इजरा हो। तो आपको नहीं लगता कि फिर इनको मैनेज कर लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर तो तरक्याती फ़ंड्स चाहिए होते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश करना होता है, तो हुकूमत इनको फिर मैनेज कर लेगी जैसे माजी में करती रही? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि देखिए हुकूमत का तो पूरा पूरा हक है और वो करेंगे वो जो कर सकते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को मजबूत करने के लिए या अपने MPs को मजबूत करने के लिए या आइंदा इलेक्शंस के लिए अपने लिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए वो जो एफर्ट्स कर सकते हैं वो करेंगे। देखिए, मैंने तो इस मुल्क में ये देखा है कि तमाम तर चीज़ें दे दी जाती हैं फिर भी हुकूमतें चली जाती हैं, मतलब चाहे वो मेमो गेट के मामले में हो, चाहे वो पनामा का मामला हो। तो ये इस मुल्क में मेरा ख्याल है जो लॉयल्टीज़ हैं, जो कि कामिल अली आगा साहब ने बड़ा एक्यूरेटली कहा था कि देखिए हमारा मुआहदा रियासत के साथ है, हमारा मुआहदा रियासत के साथ है, तो रियासत हुकूमत तो नहीं है। तो ये जो इनकी लॉयल्टीज़ हैं, और मैं इसमें कोई बात सही है या गलत है उससे बाला नज़र होकर मैं कह रही हूँ कि लॉयल्टीज़ इनकी रियासत के साथ हैं। तो जब रियासत ये डिसाइड कर लेगी कि ये होना है या ये नहीं होना है, तो आप जितने मर्जी पैसे अलॉट कर दीजिए, जितने मर्जी प्लॉट्स दे दीजिए, जितना मर्जी आप पैसे एलोकेट कर दीजिए। जब रियासत की ये डिसीजन हो जाएगी तो फिर क्या काफली की लॉयल्टी होगी ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कहाँ खड़ी होगी, कौन से एज पे खड़ी होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। जहांगीर खान तरीन साहब कहाँ खड़े होंगे ये भी हम जानते हैं। और ये मैं आपको कह रही हूँ, आप 4 की बात करें, मैं तो आपको 8 का फिगर दे रही हूँ MNAs का। तो कम लोग नहीं है जहांगीर खान साहब के पास। और ये एक मैं कहती हूँ, ये एक बड़ा सरप्राइज होगा। और आई थिंक ये सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं, ये हम सब के लिए सरप्राइज होगा जो होगा अगर अदम एतमाद आती है और कामयाब हो जाती है। तो उसके जो अनासर होंगे दे विल बी सरप्राइजिंग फॉर द गवर्नमेंट एज फॉर अस। अच्छा, इस पे जरूर बात हो सकती है, जो रियासत के साथ खड़े होने वाला मामला है, क्योंकि ऑब्वियसली हेड ऑफ द स्टेट है इमरान खान साहब, और फिर ऑब्वियसली रियासत के साथ कैसे खड़े होते हैं, हुकूमत के साथ ही अपेरेंटली तो खड़े हुए जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज इमरान खान साहब लाहौर में, चौधरी परवेज इलाही साहब जो इत्तेहादी हैं वो इस्लामाबाद की परवान भर चुके हैं, तो यानी वो इस्लामाबाद पहुंच गए।
स्केड्यूल तो ये भी था, रिपोर्टेडली कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब चौधरी बरादरान से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन उनका वहां पहुंचना, इज इट सिंबॉलिक? देखिए, आप कह रहे हैं रीड बिटवीन द लाइंस, मैं कह रही हूँ रीड बिटवीन द एक्शंस, रीड बिटवीन द स्टेटमेंट्स दैट कम थ्रू एंड द स्टेटमेंट्स दैट आर विथड्रॉन, रीड व्हाट हैपेंस इन, मतलब आप ये रीड कीजिए कि एक मुलाकात होती है, पहले फजल रहमान, पहले जरदारी साहब से होती है, परवेज़ इलाही साहब की, चौधरी शुजात की, फिर होती है फजल रहमान साहब से, और फिर होती है शहबाज शरीफ साहब से। तो अब आप ये देखिए कि उसके बाद 2 दिन बाद, ये मुलाकातों के बाद मुनीस इलाही साहब ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि देखिए ये जो तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने, तमाशा किस चीज़ को कह रहे हैं वो, अब ये कह रहे हैं कि किसी का घर आना तमाशा हो गया, और ये अगर तमाशा है तो फिर आप ये तमाशा मत लगवाइए, क्योंकि कोई बगैर बिन बुलाए तो कोई भी नहीं आता ना। आपने अग्री किया एक मीटिंग के लिए, या आपने उनकी इन्विटेशन जो है उनको एक्सटेंड की है, या कम से कम उन्होंने कहा क्या माना चाहते हैं, आपने उनको परमिट किया है। तो अब आप ये किसी को घर आए हुए मेहमान को जैसे हम बुरा नहीं कहते, ये तमाशा तो उनको नहीं कहना चाहिए। ज़िमनन में आपको सर जैसे मैं बता दूं कि हमारे प्रोग्राम में कामिल अली आगा साहब ने 2 रोज पहले ये कहा था कि हमारा अभी मुशावरती इजलास होना है काफ लीग का। देखिए, हमारा इजलास तो नहीं हुआ, तो हम अपने डिसीजंस कैसे बता सकते हैं? तो वो इजलास भी आज हो रहा है, तो इसका मतलब है खासी अहमियत का हामिल तो है ये इजलास। जी जी, मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारे इस वक्त आपको नज़र आएंगे कि जो सारे एलिमेंट्स आर कमिंग टुगेदर, मतलब आप ये देख लीजिए कि इस वक्त खान साहब मिल सकते थे ना, आपको याद होगा खटक साहब से लेकर असद उमर साहब तक, ये बड़े मीडिएशन में बड़े एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, बलोचिस्तान का मामला हो, संजरानी साहब माने जाते हैं। तो ये जब परवेज़ इलाही से असद कैसर साहब मिल के चले गए और उनके बाद उन्होंने कह दिया कि जी कहीं नहीं जा रहे काफ लीग और ये हमारे हुकूमत का साथ देगी, तो ये ऐन मुमकिन था कि आप किसी और सीनियर लीडरशिप को देखते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के पास जाती है। और खान साहब अगर गए थे लाहौर, तो आज ही के दिन उनको मशावरती इजलास बुलाना था। देखिए, हर चीज़ बड़ी मानी खेज है, और मेरा ख्याल है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आई थिंक एक्शन बहुत हो गया 3.5 साल, और अब रिएक्शन की बारी है। अब कौन रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, और उसके बाद हुकूमत का क्या एक्शन होगा वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त जो फिजा बनी हुई है, इट्स अनसर्टन। इस वक्त कोई भी चीज़ हतमी तौर पर नहीं की जा सकती, लेकिन जितना हम पाकिस्तान के हालात को देखते हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और इस वक्त जो अदम एतमाद है, और जो अदम एतमाद के पीछे एतमाद है विदाउट इट कमिंग आउट इन ओपन, वो एतमाद तो कायम है। और हुकूमत की जो इस वक्त बौखलाहट है, वो एक इंडिया दे रही है ना आने वाले वक्त का। और मतलब सोने पे सुहागा, आप महंगाई की शरह देख लीजिए, आप कल पेट्रोल प्राइसेस देख लीजिए, और अभी तो उन्होंने और मजीद बढ़ाने हैं। इन्होंने तो 30 रुपए तक लेके जाना है इस फिगर को। आपके पास रेवेन्यू कहाँ से आता है? आपके पास रेवेन्यू आता है ये जो आप पेट्रोल लेवीज लेते हैं, आपके पास हाई डीजल से आता है। अब आप मुझे बता दें, हाई स्पीड डीजल और इस वक्त पेट्रोल जो है, उससे हम अपना रेवेन्यू चला रहे हैं, और ये हमने और मजीद बढ़ाना है। तो मतलब ये इस वक्त इस जो बैकलैश है ना, इसके लिए कोई मुतहम्मल नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा 2 स्टेप्स फॉरवर्ड बैक स्टेप्स होती हैं, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी का हाल है, कोई भी इसका सर पे सहरा लेने को तैयार नहीं है, और इस मामला को समझने को या संभालने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला संभलने से बाहर हो गया है। तो जो हेसिटेशन नजर आती है ऑपोजिशन की तरफ से, वो वाहिद बुनियाद उसकी यही है। लेकिन मेरा ख्याल है नंबर्स आर नॉट द इशू। ठीक है, बट एज फार एज टाइमलाइन इज कंसर्न, तो गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि फरवरी और मार्च के अंदर आप तब्दीली देख लेंगे। भी थोड़ा सा इंतजार करें, फरवरी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योर क्विक कमेंट ऑन इट, फिर उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे कि क्या आपको भी लग रहा है कि फरवरी और मार्च के अंदर कुछ होने जा रहा है? मेरा ख्याल है 27 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए अगर जो कुछ होना है, क्योंकि अगर 27 फरवरी को जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम निकलेंगे, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बड़ी अच्छी पॉलिटिकल जमात है, सब कुछ है, लेकिन दे डोंट हैव द फिगर्स। वो मिलियन मार्च नहीं कर सकते, वो इतने दिनों के लिए सस्टेन कर सकते नहीं कर सकते। उसके बाद इनको इन एनी केस एक अगर डेट पे निकलना है तो उस पर इनको अपनी फेस सेविंग भी करनी है। और अगर ये फैसला भी हो जाता है कि नून लीग इनको सपोर्ट करेगी या PDM इनका साथ देगी, तो भी मामला कराची से निकलते निकलते इस्लामाबाद तक पहुंचते पहुंचते इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अपहिल टास्क। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कुछ चेंज आना है, कम से कम जो इन हाउस तब्दीली की बात है, वो 27 फरवरी से पहले आएगी। जो बहुत शुक्रिया सना बुच्चा साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर एंकर सना बुच्चा साहब हमारे साथ मौजूद थी। जहां अपोजिशन जमातें हुकूमत को दबाव में लाने के लिए कोशा है, वहीं इस वक्त वजीर आजम इमरान खान एक और इम्तहान में मुब्तला है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक ही रोज में वजीर आजम इमरान खान और सदर ममलिकत आरिफ अलवी से गैर मामूली मुलाकात हुई। वजीर आजम से मुलाकात की कोई बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज जारी ना होने पर सवालात हो रहे थे, मगर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने इन तमाम सवालात का जवाब दे दिया है। डॉन टीवी को इंटरव्यू में सदर ममलिकत का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई कंसल्टेशन अभी नहीं की है, ताहम वक्त आने पर वजीर आजम इस पर मुशावरत करेंगे। गुज़श्ता रोज सदर ममलिकत क्या कहा वो भी आपके सामने रखते हैं।
नए आर्मी चीफ की तैनाती पर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई मुशावरत अभी तक की? वो तो खुद कहते हैं अभी तक कोई फैसला उन्होंने नहीं किया। जब वो हल जब वक्त आएगा तो ज़रूर करेंगे। जब वक्त आएगा तो ज़रूर ये मुशावरत होगी। गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ी एजाज सैयद ने दावा किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामान और एक और आम शख्सियत के मुस्तकबिल के हवाले से 2 हुक्मनामे खामोशी से सदर मुमलिकत से दस्तखत करा के अपने पास रख लिए हैं। इन हुक्मनामों में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। इस हवाले से भी सदर मुमलिकत ने वाज़े और 2 टोक अंदाज में इनकार किया और कहा है कि उन्हें इस हवाले से कोई समरी मौसूल हुई है और ना ही उन्होंने किसी समरी पर दस्तखत किए हैं। कॉलम जंग अखबार में छपा है, अगर आपकी नज़र से गुजरा, वो उसमें एक लाइन ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट और एक अहम शख्सियत के मुस्तकबिल के हवाले से 2 हुक्मनामे खामोशी से सदर मुमलिकत से दस्तखत करवा कर अपने पास रख लिए हैं। हुक्मनामों में क्या है किसी को कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से ये मैं खुद वाकिफ़ नहीं हूँ कि इनको क्या किस चीज़ पर ये ऐसा कोई काम नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर मुझसे दस्तखत करवा कर रख लिया हो, क्योंकि जब मैं दस्तखत करता हूँ तो वो वैसे ही पब्लिक हो जाती है। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से 20 जनवरी को सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अपने कॉलम में इस्लामाबाद में चलने वाली अफवाहों का हवाला दिया था। अंसार अब्बासी के मुताबिक ये गैर तस्दीक शुदा खबरें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही है कि खान साहब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक फैसला 1-2 माह में कर सकते हैं। अंसार अब्बासी के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुझे उम्मीद यह है कि ये खबरें गलत होंगी, लेकिन अगर हुकूमत वाकई ऐसा सोच रही है या वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा मशवरा दिया जा रहा है तो ऐसा बड़ी गलती होगी जो हुकूमत के जाने का सबब बन सकती है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा देते हुए लिखा कि फ़ौज से मुताल्लिक इस किस्म के अहम फैसलों को अपने वक्त पर ही किया जाए, जल्दी खतरनाक साबित होगी। बहरहाल अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन तमाम तर खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी और उनका यह कहना कि वज़ीर-ए-आज़म कंसल्टेशन करेंगे तो उससे लगता यह है कि जो एक्सटेंशन की खबरें हैं वो भी अब दम तोड़ चुकी हैं और अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक कोई बात होगी। और इस हवाले से सदर मुमलिकत ने वाज़े कर दिया है कि वो वक्त आने पर वज़ीर-ए-आज़म की कंसल्टेशन से किया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे कि क्या फैसल वोडा अब इलेक्शन लड़ पाएंगे, क्या कोई नजरसानी की सुनवाई होगी, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा धचका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वोडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार दे दी है। फैसले में कहा गया है कि तवील अरसे तक इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के सामने फैसल वोडा ताखीर करते रहे। फैसल वोडा ने शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराने से भी इनकार किया। अदालत का कहना है कि फैसल वोडा की जिम्मेदारी थी कि मजाज अथॉरिटी से दोहरी शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश करके अपनी नेक नियति साबित करते। उन्होंने नाअहली केस में कार्रवाई से बचने के लिए इस्तीफा दिया। कबल अजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने फैसल वोडा के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में साबिक वजीर की जानिब से वसीम सज्जाद एडवोकेट में पेश हुए। वसीम सज्जाद ने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं, उसके पास इख्तियार नहीं था कि वो फैसल वोडा को नाअहल करार देता। इलेक्शन कमीशन के आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली का फैसला नहीं सुना सकता। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। आप टेक्निकल ग्राउंड्स पर बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहां गलती की है? सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऑर्डर जारी किया और बयान हल्फी को हिस्सा बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि बयान हल्फी गलत निकला तो इसके संगीन नताइज होंगे। अदालत ने कहा कि आप अपनी नेक नियति भी बताएं कि जब बयान हल्फी दायर किया तो दोहरी शरीयत नहीं थी। ये बताएं अमरीकी शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट दिया या नहीं, तारीख क्या है, क्या झूठे बयान हल्फी की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करता, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करके सुप्रीम कोर्ट भिजवाता कि आपने कहा था बयान हल्फी झूठा निकला तो इसके नताइज हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या कागजात नामजदगी जमा कराने से कबल शरीयत छोड़ी थी या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा कि बयान हल्फी झूठा है तो क्या करता? सिर्फ ये बताएं कि फैसल वोडा कैसे साफ नियति साबित करते हैं। अदालती इस्तफसार पर फैसल वोडा की वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बयान हल्फी की इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन देखना होगा इसके बाद तरीकाकार क्या है। झूठा बयान हल्फी आए तो इंक्वायरी के बाद कोर्ट ऑफ लॉ को कार्रवाई का इख्तियार है। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि फैसल वोडा का बयान हल्फी झूठा था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कानून है जिसमें कई कानून साजों को नाअहल भी किया गया। क्या फैसल वोडा ने अमरीकी शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट जमा कराया? इस पर उनके वकील ने कहा कि पटिशनर ने कहीं भी शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश नहीं किया। फैसल वोडा के वकील ने कहा कि सियासतदान के लिए ताहयात नाअहल सियासत में सजाए मौत है। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, लेकिन ये सजाए मौत बहुत से सियासतदानों को मिल चुकी है। फैसल वोडा की दरखास्त पर उनके राय के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया, जिसे सुनाया गया और फैसले में फैसल वोडा की जो नजरसानी अपील है ताहयात नाअहली के खिलाफ जो दरखास्त है उसको मुस्तरद कर दिया गया है। वो दरखास्त अब नहीं सुनी जा सकती है। इसके बाद बहुत सारे सवाल हैं, क्या फैसल वोडा
अब ताहयात नाहल हो जाएंगे, जैसे इससे पहले सियासी अकाबरीन हुए हैं। नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी हैं, जहांगीर तरीन साहब का केस है और सुप्रीम कोर्ट बार की एक पिटिशन जो है वो भी इस हवाले से है जो 62(1)(f) से मुताल्लिक है। ताहम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा डिसीजन है, ना सिर्फ फैसल वोडा के लिए बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक धचका तो है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे तोशा खाना के तहफ़ सरकार को सेल में कितना फ़ायदा हुआ है और किस किस ने ये तोशा खाना के तहफ़ सबमिट कराए हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। तोशा खाना के तहफ़ कहां से मिले, किसे और कितने में दिए गए? वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे लेने के बावजूद सरकारी तहफ़ के आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरान साल 2018 और 2019 के दरमियान मौजूदा सरकारी ओहदेदारों ने रियायती कीमत के एतबार से सबसे ज्यादा तहफ़ रखे। तोशा खाना से रियायती कीमत पर तहफ़ रखने के लिए सरकारी अफसरान ने 34 मिलियन रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। 10 बरस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ माली साल 2015-16 में जब PMLN हुक्मरान जमात थी तो कोई तोहफा किसी सरकारी ओहदेदार ने अपने पास नहीं रखा। तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक 30,000 रुपये मालियत तक के तहफ़ हुकूमती नुमाइंदे मुफ्त में रख सकते हैं, जबकि 30,000 से जायद मालियत के तहफ़ 50% कीमत अदा करके रखे जा सकते हैं। ताहम ये छूट कदीम चीज़ों और असली तारीखी कदर कीमत के तहफ़ की सूरत में दस्तयाब नहीं है। इसी तरह साल 2019-2020 में हुकाम की जानिब से ऐलान करदा 25 तहफ़ के 6.4 मिलियन रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए गए। वफाकी हुकूमत ने इस बात पर जोर देते हुए हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गैर मुल्की सरबराह ममलिकत की जानिब से दिए गए तहफ़ की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाने से इनकार कर दिया था कि इस इंकशाफ से मुल्क के कौमी मफाद और दीगर रियासतों के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुँच सकता है। बरादर इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर वो नाराज़ होते हैं, ये कहा गया। लेकिन इससे कबल कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना की कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जी पर एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया था, जिसकी उसने दलील दी थी कि इससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। नैब ने इल्ज़ाम लगाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्ज़िमान को गैर कानूनी फ़ायदा पहुंचाने के लिए उन्हें गैर मुल्की शख्सियात की जानिब से तोहफे में दी गई लग्जरी गाड़ियाँ रखने की इजाज़त दी और उनके इस्तेमाल के तरीक़ाकार में नरमी की। 2021 में एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशा खाना रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ब्त शुदा जायदाद की नीलामी का हुक्म दिया। अदालत ने मुतल्लिका हुक्काम को नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम करके हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म भी सादर किया। अदालत ने नवाज शरीफ की गाड़ियां 30 दिन में नीलाम करने का हुक्म भी दिया। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तोशा खाना के तहफ़ की बंदरबाट पर भी सवालात हो रहे हैं। यह है कि क्या मौजूदा हुकूमत इन सवालात के जवाब देगी? यकीनन इसके पीछे छुपना नहीं पड़ेगा, इसका जवाब तो देना पड़ेगा और जब ये मामला पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो फिर जवाब तो बनता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।